तो बड़ी संख्या में दर्शक जो है वो कालचक्र के कार्यक्रम में अपने सवालों के जवाब पंडित जी से जानना चाहते हैं और दर्शकों की इच्छा अनुसार ही हम अब बड़ी संख्या में उनके सवाल भी अपने कार्यक्रम के हिस्से में लेते हैं। ऐसे में रोहित, चंद्रमुखी और पारुल हमारे साथ दर्शक जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन इनसे बात करेंगे। इससे पहले वृषभ राशि के राशिफल को जान लेते हैं। कैसी रहेगी वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय बृहस्पति और चंद्रमा जैसे दो शुभ ग्रह के साथ कर्क राशि में गोचर कर रहा है और शुक्र इस समय अपने नवमांश में है। देखिए, खर्च भले बढ़े लेकिन पैतृक संपत्ति भी मिलने का संयोग अब बना हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, ये आपके अच्छे के लिए होगा। आज परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है, पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। सावधानी ये है कि आज गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है और शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 3 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहित कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, और रोहित आपसे ही बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। जल्दी से और स्पष्ट सवाल पंडित जी से कीजिएगा। पंडित जी क्या स्पष्ट? खुश रहिए। पंडित जी, मेरा नाम रोहित गुप्ता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/9/1986, रात 10:10 कानपुर नगर में। पंडित जी, मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरा विवाह कब तक होगा? मेरा भाग्य अभी तक उदय नहीं हुआ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकूं? बेटा, आपने जो रोहित प्रश्न किया है, आपके सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है और लग्नेश शुक्र के साथ चतुर्थ और दशम की स्थिति बन रही है, इसलिए आपके विवाह में महाविलंब हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो तो मैं चाहूँगा कि ओम अंग अंगारकाय नमः, ये एक छोटा सा मंत्र है मंगल का। ओम अंग अंगारकाय नमः, ये तंत्रोक्त मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप नित्य 2700 बार सुबह, 2700 बार शाम को जप करना शुरू कर दें और मंगलवार से शुरू करके 10 दिनों तक इस मंत्र को आप जप करें और 10वें दिन इसी मंत्र से किसी ब्राह्मण को बुला करके घर में हवन करवा करके और ब्राह्मण को 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, 1 किलो लाल मसूर और 3 मीटर लाल कपड़ा मंगलवार को दान कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ शीघ्रातिशीघ्र भविष्य में आपके विवाह का संयोग बन जाएगा। और इसके अलावा आपकी आजीविका भी अच्छी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपकी आजीविका अच्छी हो जाए इसके लिए आपको हनुमत उपासना करनी चाहिए। नित्य प्रातः स्नान करने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का कम से कम 10 बार पाठ जरूर करें और हनुमान जी को अपना इष्ट माने। हर दुख सुख में पहले हनुमान जी को आप याद करें। चाहे अच्छा दिन हो आपका या बुरा दिन हो, आप सबसे पहले हनुमान जी को याद करें। न माँ को, न बाप को, न भाई को, न बहन को। सबसे पहले अगर कुछ आपके जीवन में अच्छा होता है तो हनुमान जी को धन्यवाद करें। कुछ बुरा होता है तो हनुमान जी से कहें कि प्रभु आप देख लीजिए। निश्चित रूप से अगर ये उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ दिल्ली से चंद्रमुखी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चंद्रमुखी जी, स्वागत है आपका। संक्षिप्त में अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे 3 बेटे हैं। मेरे छोटे बेटे के बारे में पूछना है। सबसे पहले सबसे छोटे बेटे के बारे में। उसका नाम राजकुमार है और उसकी जन्म तिथि 25 नवंबर 1982 है, शाम के समय 6:10। और पंडित जी, उस जन्म बदायूं का है और उसका नौकरी नहीं है। नौकरी कब तक लगेगी पंडित जी? मेरे छोटे बेटे की नौकरी लगेगी? देखो, ऐसा है, मंगल और सूर्य की स्थिति तृतीय एकादश है। अब इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा का मतलब कि अब ये लगभग 43-44 साल के होने जा रहे हैं और इस उम्र में नौकरी की कामना करना, नौकरी की कल्पना करना बहुत उचित नहीं है।
क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देने वाले भी उम्र देखते हैं। मैं चाहूँगा कि जो आपने प्रश्न किया है इसके आधार पर सूर्य इनके 10वें भाव का स्वामी है, क्यों ना ये छोटे छोटे ठेकेदारी का काम करें और क्यों ना ये फर्नीचर का काम करें जिससे इनकी आजीविका चले और पारिवारिक स्थिति ठीक हो। अगर लकड़ी, फर्नीचर या लकड़ी से संबंधित कोई व्यवसाय ये कर लें तो उसमें इनकी आजीविका अच्छी हो सकती है, या कोई ठेकेदारी टेंडर पर लेकर के और उसका काम अगर शुरू करें तो उसमें भी सफलता मिल सकती है, या किसी ठेकेदार के अंडर में कुछ दिनों तक काम करके नॉलेज लें, उससे भी फायदा मिल सकता है। लेकिन देखिए, इनके भाग्य भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, बृहस्पति के साथ है। कोई दुर्गुण और कोई बुराई इनके अंदर नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा की बहुत कमी है इनके अंदर। एक एम्बिशन होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे बैठना नहीं है, वो वाली बात इनके अंदर नहीं है। वो वाली बात इनके अंदर तब आएगी जब ये भगवती दुर्गा की उपासना करेंगे, नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे सुबह शाम, और किसी देवी के स्थान में साल में कम से कम 1 बार 2 बार जा करके किसी सिद्ध पीठ में दर्शन पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य में परिवर्तन आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना, छत से पानी टपकना, बेवजह के झगड़े होना, ये तमाम संकेत किस ओर इशारा करते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये सब जो है वो आर्थिक तंगी की ओर इशारा करते हैं क्या? देखो, आपकी छत से अगर अचानक पानी टपकने लगे तो ये भी धन हानि के लिए एक संकेत है। जिन लोगों के घर में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है या बिजली का सामान बार बार खराब हो रहा है, जैसे टीवी मतलब कि खराब हो रही है, आपका फ्रिज खराब हो रहा है, आपका एसी आए दिन खराब हो रहा है, तो ये आपके अपनी आर्थिक स्थिति को खराब होने का ही एक संकेत है। क्यों? ये बिना शनि और राहु के खराब हुए नहीं होता है। शनि और राहु जब खराब होगा तभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होंगे और तभी घर में सीलन आएगी, तभी घर में छिपकलियां आएंगी और तभी घर में रिसाव होगा। और ये खराब राहु और खराब शनि का फल है। शनि दुखो प्रदग एवं राहु ऐश्वर्यदायक। इसी तरह से अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ है तो आप पिता की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए आर्थिक संकट में पड़ जाएंगे। चंद्रमा है तो आप मां के इलाज में इतना ज़्यादा खर्च करेंगे जिससे आपको आर्थिक तंगी आ जाएगी। मंगल अगर आपके व्यय भाव में है तो भाइयों के द्वारा ऐसा आपके साथ व्यवहार होगा जिसके कारण आपका जीवन मुश्किल में फंस जाएगा। बुध अगर आपके 12वें घर में है और उच्च का नहीं है, कन्या राशि का नहीं है, तो मित्र ऐसा धोखा देंगे, साझीदार ऐसा धोखा देंगे जिससे आप नीचे के पायदान पर चले जाएंगे। बृहस्पति अगर आपके व्यय भाव में है तो आप इतना ज़्यादा वाहवाही के चक्कर में धर्म में पैसा खर्च कर देंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति असहज हो जाएगी। और शुक्र अगर आपके अंदर 12वें भाव में है तो आप विलासिता पर, ऐशो आराम पर, अय्यासी पर इतना पैसा खर्च करेंगे जिससे आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा। राहु अगर आपके 12वें भाव में है तो आपका पैसा ब्याज चुकाने में, बीमारियों में, मुकदमे में इतना ज़्यादा खर्च होगा कि आप तनाव में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर केतु आपके 12वें भाव में है तो भी आपका पैसा अनवांटेड मार्गों पर खर्च होगा और जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इन ग्रहों को जानकर, इन ग्रहों की स्थितियों को जान करके अगर इनके लिए सार्थक उपाय किए जाएं और शास्त्रों में जो इनके लिए उपाय बताए गए हैं उनका अनुसरण किया जाए तो निश्चित रूप से इन बुराइयों से बचा जा सकता है। हाँ, आपको अगर अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्दी आपको पैसा निवेश कर देना चाहिए और एक अजीब सी बेचैनी मन में बनी है तो ये भविष्य के बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करता है। घर के बड़े मामूली सा सर्दी जुकाम होने पर भी अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाए और ऐसा बार बार होने लगे तो ये भी आर्थिक परेशानी का ही संकेत है।
जिन घरों में अचानक पति पत्नी में बेकार के झगड़े होने लगे तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में ये आर्थिक संकट का संकेत है। इसी को मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। बिना किसी कारण के अगर आपको घबराहट होने लगे, आपके पेट में तकलीफ हमेशा बनी रहे, आपके दोस्तों और साथ काम करने वालों के साथ मतभेद बढ़ने लगें, रिश्ते खराब होने लगें, बातचीत के बाद भी कोई समाधान ना निकले, तो समझ लीजिए कि धनहानि होने वाली है। लेकिन जैसे ज्योतिष शास्त्र में आपके धन भाव का स्वामी अगर व्यय भाव में हो जाए या आपके आय भाव का स्वामी व्यय भाव में हो जाए, तो पक्का है कि अगर धन भाव का स्वामी व्यय भाव में होगा तो आप कमाएं चाहे जितना, लेकिन बैंक बैलेंस आपका हर समय लड्डू गोपाल रहेगा। हाँ, आपका काम कोई नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आमदनी का मालिक व्यय भाव में हो जाए तो आपके आय स्रोत पर ही जैमर लग जाएगा, आय स्रोत ही जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आमदनी का मालिक धन भाव में बैठ जाए और धन भाव का स्वामी आय भाव में बैठ जाए तो हर समय महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष आपके ऊपर बनी रहेगी, हर समय आपके ऊपर स्वर्ण वर्षा होती रहेगी। जहां आप हाथ लगाएंगे, अंधेरे में भी हाथ लगाएंगे, वहां भी आपको सफलता मिलेगी और कदम कदम पर आप सफल रहेंगे। ये है प्रारब्ध, मतलब आपने पूर्व जन्म में बहुत उत्तम कर्म किया है जो ऐसा भाग्य लेकर के आप पैदा हुए हैं और संपन्न परिवार में पैदा हुए हैं। बचपन राजकुमार की तरह व्यतीत हुआ है, युवावस्था में आप अपने पराक्रम से राजा की तरह जी रहे हैं। ये है आपका उत्तम प्रारब्ध। लेकिन अगर इसी प्रारब्ध को आप विलासिता की तरफ बढ़ करके और उसको नष्ट कर देंगे तो फिर अगला जन्म खराब हो जाएगा। और अगर धर्म के रास्ते पर चल करके उसका सही सदुपयोग करेंगे और मान लीजिए कि शरीर को, जीवन को मुक्ति नहीं मिली तो अगला जन्म भी होगा तो अच्छे कुल में ही होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनहानि से बचने के और भी उपाय पंडित जी से जानेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के राशिफल की और जानते हैं कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। मिथुन राशि में बुधादित्य योग बना हुआ है, सूर्य और बुध की स्थिति है। लेकिन व्यय भाव का स्वामी शुक्र चूंकि धन भाव में है, अभी अभी इसके बारे में बात किया हूँ, तो अचानक खर्चा ऐसा आएगा सामने जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आप महसूस करेंगे। आज नई योजना पे काम करने का अवसर मिलेगा, आज पिता का सहयोग मिलेगा। गर्मी की वजह से सिर दर्द हो सकता है, दूसरों के मामले में दखल ना दें। केले के पेड़ की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब मिथुन के बाद बारी कर्क राशि के राशिफल को जानने की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। भाई देखिए, कर्क राशि में 3 शुभ ग्रह चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र और आपके गमन स्थान में शनि और उसका स्वामी बृहस्पति लग्न में, हाँ, संचारशीलश्चर्भे विलग्ने लग्नांश के चेव मुदाहरंती, तो विदेश यात्रा पर पैसा आपका खर्च हो सकता है। कारोबारी कार्यों में आपकी भागदौड़ रहेगी, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, बाहर के खाने से तबीयत बिगड़ सकती है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें और ज़रूरतमंदों में कपड़ा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में बैठे कौन से ग्रह बढ़ाते हैं आपका खर्च और नहीं होने देते आपकी बचत, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र।